माइक्रो में बेटा लास्ट यूनिट आपका मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। तो आज मैं आपको प्राइस, और ये 10 नंबर का यूनिट है जिसमें से 6 नंबर का क्वेश्चन प्राइस डिटर्मिनेशन में आता है। तो आज मैं आपको प्राइस डिटर्मिनेशन पूरा चैप्टर करा रही हूँ, ठीक है, विद जितने भी इसके एमसीक्यू है, असर्शन रीजनिंग है, वो सारी इन्वॉल्व होगी इसके अंदर। चलो देखो बेटा, आप सामने देखो। ध्रुव बेटा, मैं बार बार नहीं बोलूंगी एक चीज, हाँ सामने देखो। तो प्राइस डिटर्मिनेशन चैप्टर के अंदर ना देखो बेटा, दो चीजें होती है, मैंने आपको बताया था। इकोनॉमी में गवर्नमेंट प्राइस वहां पे फिक्स करती है where डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, ठीक है, और उस पॉइंट को बोला जाता है इक्विलिब्रियम, ठीक है। उस पॉइंट पे जो प्राइस फिक्स किया जाता है, मैंने आपको बोला था, दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। और जो क्वांटिटी होती है उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं। तो बेसिकली गवर्नमेंट प्राइस वहां पे फिक्स करती है। आपको पता है डिमांड कर्व बनता है नेगेटिवली स्लोप, क्योंकि प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशन है, इनवर्स है। सप्लाई कर्व बनता है पॉजिटिवली स्लोप, क्योंकि प्राइस और सप्लाई में कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट है। जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं दैट पॉइंट इज इक्विलिब्रियम, इसको इक्विलिब्रियम लेवल बोलते हैं। यहाँ पे आता है बेटा वाई एक्सिस पे प्राइस, एक्स एक्सिस पे दोनों लिखते हैं डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, लेबलिंग आपकी अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। अब ये जो इक्विलिब्रियम पे प्राइस फिक्स होगा दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, ओपी इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, ओक्यू इज द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, एंड ई इज द इक्विलिब्रियम लेवल। एक्स पे इसको क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिमांड भी इन्वॉल्व है और सप्लाई भी इन्वॉल्व, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। तो डी डी एस एस के इंटरसेक्शन से जो प्राइस फिक्स होता है दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, जो क्वांटिटी आती है उसको इक्विलिब्रियम क्वांटिटी बोलते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन चैप्टर के अंदर ना बेटा देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में आता है, ठीक है, वो पहला केस आपसे 4 नंबर में बोलेंगे एक्सेस डिमांड बता दो या एक्सेस सप्लाई बता दो। पहले इन दो कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना बेटा। देखो अगर गवर्नमेंट ने प्राइस ऊपर फिक्स कर दिया, सपोज करो, ठीक है, प्राइस हो गया P1, ठीक है, इक्विलिब्रियम प्राइस चल रहा था ओपी, अब मैंने प्राइस फिक्स कर दिया OP1। इस केस में खुद देखो बेटा, सप्लाई आगे है, डिमांड पीछे, यानी ये जो गैप आ रहा है ना दैट इज एक्सेस सप्लाई। ये पूरा का पूरा जो गैप है ये एक्सेस सप्लाई का, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो कौन सी सिचुएशन है, एक्सेस सप्लाई की। अगर मैंने प्राइस नीचे फिक्स कर दिया, ऑब्वियस है प्राइस कम होता है तो किसको बेनिफिट होता है, बायर को, सेलर को, बायर को बेनिफिट होता है, तो बायर डिमांड बढ़ा देते, ठीक है, सेलर सप्लाई नहीं करते क्योंकि उनको लॉस है। तो ये जो डिमांड और सप्लाई के बीच का गैप है ना बेटा दैट इज एक्सेस डिमांड। अब आपसे टीचर 4 नंबर में क्या क्वेश्चन देगी बेटा, पहले बोलेगी डिफाइन एक्सेस डिमांड, डिफाइन करो। तो एक्सेस डिमांड इज द सिचुएशन व्हेन मार्केट डिमांड इज मोर देन मार्केट सप्लाई। जब मार्केट डिमांड ज्यादा है, मार्केट सप्लाई कम है, दैट इज एक्सेस डिमांड। एक्सेस सप्लाई इज द सिचुएशन में मार्केट सप्लाई इज मोर देन मार्केट डिमांड, तो आपको पता है वो एक्सेस सप्लाई, ठीक है। अब बोलेगा इंपैक्ट बताओ इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। सपोज करो मार्केट में होती है एक्सेस डिमांड, डिमांड कौन करते हैं, बायर के सेलर, बोलो, डिमांड करते हैं बायर। एक्सेस डिमांड का लर्न करना है अभी तुमने मेरे साथ। एक्सेस डिमांड का क्या इफेक्ट पड़ता है बेटा, एक्सेस डिमांड में सबसे पहले तो बायर्स में कंपटीशन बढ़ता है, इट इंक्रीजेस द कंपटीशन अमंग बायर्स, क्योंकि हर बायर कहेगा कि प्राइस हो गया कम, उसको पहले खरीदना है, तो हर बायर मार्केट में आएगा खरीदने के लिए, तो इट इंक्रीजेस द कंपटीशन अमंग बायर्स। बायर्स में जब भी कंपटीशन बढ़ेगा, हर बायर कह रहा है मेरे को पहले खरीदना, मेरे को पहले खरीदना है, तो प्रोड्यूसर प्राइस क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड का इफेक्ट क्या पड़ा, पहले तो बायर्स में कंपटीशन बढ़ गया, बायर्स में कंपटीशन बढ़ गया तो प्रोड्यूसर ने प्राइस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। अब जब प्राइस बढ़ जाता है तो अब सोच के बोलो बेटा, बायर को प्रॉफिट है लॉस है, प्राइस बढ़ जाता है तो बायर को प्रॉफिट है लॉस है, लॉस है, तो वो डिमांड क्या कर देगा, कम कर देगा। प्राइस बढ़ेगा तो सेलर्स को क्या है, प्रॉफिट है, वो सप्लाई क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। अब इंपैक्ट देखो बेटा, डिमांड कम हो गई है, सप्लाई बढ़ गई है, तो क्या इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है, नहीं है, ये खत्म हो गई है, एक्सेस डिमांड इज वाइप्ड आउट, और इकोनॉमी वापस किस पॉइंट पे पहुंच जाएगी, ई यानी इक्विलिब्रियम पे। मार्केट में बेटा गवर्नमेंट कहता है देखो इक्विलिब्रियम होना चाहिए, ना एक्सेस डिमांड होनी चाहिए ना एक्सेस सप्लाई होनी चाहिए। तो अगर एक्सेस डिमांड आती है तो आपने ये पढ़ा है कि उसको कैसे करेक्ट करके आप इक्विलिब्रियम पे पहुंचो, या एक्सेस सप्लाई आती है तो आप उसको कैसे करेक्ट करके इक्विलिब्रियम पे पहुंचो, ठीक है। तो अब फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेरे सारी वर्डिंग अभी आप बताओगे। पहले तो मेरे को बोलोगे व्हाट इज एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड क्या होती है, एक्सेस डिमांड इज द सिचुएशन वेयर मार्केट डिमांड इज मोर देन मार्केट सप्लाई। और ये कब होता है, जब प्राइस नीचे आता है, इक्विलिब्रियम से नीचे आता है, तो उस केस में खुद देखो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम, ठीक है बेटा। और जब भी एक्सेस डिमांड होती है तो सबसे पहला इफेक्ट किस पे पड़ता है, बायर पे, इट इंक्रीजेस द कंपटीशन अमंग बायर।
बायर में जब भी कंपटीशन बढ़ता है तो प्रोड्यूसर प्राइस क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब प्रोड्यूसर ने प्राइस जब बढ़ाया तो डिमांड कम हो गई, प्राइस बढ़ाया तो सप्लाई बढ़ गई, यानी सप्लाई बढ़ गई, डिमांड कम हो गई, एक्सेस डिमांड इज वाइप्ड आउट एंड द इकोनॉमी रीचेस एट इक्विलिब्रियम। ये सारे पॉइंटर बताओगे अभी एक एक करके, ठीक है बेटा। मैंने आपको बोला है कि चैप्टर ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं पूरा टेस्ट इसका प्रिपेयर करके लेके आ रखी हूँ, अभी क्लास के बाद में आपने करना ऑन द स्पॉट। ऐसी बेटा बोलते हैं एक्सेस सप्लाई का केस बताओ, उसका इंपैक्ट बताओ। तो एक्सेस सप्लाई इज द सिचुएशन, डेफिनेशन बोलो, वेयर मार्केट सप्लाई इज मोर देन मार्केट डिमांड। ठीक है, अब सप्लाई सेलर करते हैं, ये बायर डिमांड करते हैं, तो इसमें बायर में कंपटीशन बढ़ा था, इसमें उल्टा हो जाएगा, इट इंक्रीजेस द कंपटीशन अमंग सेलर्स, इसमें सेलर्स में कंपटीशन बढ़ेगा, हर सेलर कहेगा उसको पहले बेचना है, तो इसकी वजह से प्राइस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मार्केट में जब भी ज्यादा सेलर आते हैं तो कंपटीशन बढ़ता है, तो प्राइस क्या करना पड़ता है, कम करना पड़ता है ना। तो जब भी बेटा सेलर्स में कंपटीशन बढ़ेगा तो प्राइस कम हो जाएगा। अब प्राइस कम होने का इंपैक्ट देखो डिमांड पे क्या पड़ेगा, बोलो। प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। तो अब इफेक्ट देखो, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, तो एक्सेस सप्लाई इज वाइप्ड आउट एंड द इकोनॉमी रीचेस एट इक्विलिब्रियम। सारा पैराग्राफ सुनूंगी अभी किसी से भी, एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई विद डायग्राम, ठीक है, लिखोगे अभी आप। तो एक्सेस डिमांड की डेफिनेशन क्लियर है, मुंडी ऊपर, मम्मी की कसम चीटिंग नहीं। एक्सेस डिमांड इज द सिचुएशन, बोलो आगे, व्हेन मार्केट डिमांड इज मोर देन मार्केट सप्लाई, एक्सेस डिमांड इंक्रीजेस द कंपटीशन अमंग व्हिच पुशेस द प्राइस अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड बोलते हैं या डाउन, व्हिच पुशेस द प्राइस अपवर्ड। व्हेन प्राइस इंक्रीजेस डिमांड आगे ऐड करोगे बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि प्राइस बढ़ेगा डिमांड कम होगी। फिर व्हेन प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। अब इफेक्ट देखो, डिमांड डिक्रीजेस सप्लाई इंक्रीजेस, यानी एक्सेस डिमांड इज वाइप्ड आउट एंड द इकोनॉमी रीचेस एट इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, अब एक्सेस सप्लाई बताओ। एक्सेस सप्लाई इज द सिचुएशन वेयर मार्केट सप्लाई इज मोर देन मार्केट डिमांड। आगे बोलो, इट इंक्रीजेस द कंपटीशन अमंग सेलर्स व्हिच पुशेस द प्राइस डाउनवर्ड। व्हेन प्राइस डिक्रीजेस डिमांड बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, और प्राइस डिक्रीजेस सप्लाई डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो आपको पता है सप्लाई डिक्रीजेस डिमांड इंक्रीजेस, एक्सेस सप्लाई इज वाइप्ड आउट एंड द इकोनॉमी रीचेस एट इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, ये दो क्वेश्चन 4-4 नंबर के क्लियर हो गए। और कर्व कैसे इलैबोरेट करना है, सिंपल बोलोगे, ठीक है। एक्स पे क्या है, ऑन एक्स एक्सिस डिमांड एंड सप्लाई आर मेजर, ये कॉमन आपको इलैबोरेशन सिखा रही हूं, हर कर्व को कैसे इलैबोरेट करते हैं। ऑन वाई एक्सिस आपने क्या मेजर करा है, प्राइस इज मेजर। डी इज कौन सा कर्व, डिमांड कर्व। एस इज सप्लाई कर्व, बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ई, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम लेवल। हेयर इक्विलिब्रियम प्राइस इज ओपी, खाली पी नहीं बोलना, ये पूरा है ओपी, एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज ओक्यू। ठीक है, फिर बोलोगे व्हेन प्राइस फॉल्स फ्रॉम ओपी टू ओपी जीरो, इट इंडिकेट्स द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड, और प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम ओपी टू ओपी वन, इट इंडिकेट द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई। तो अभी आपने प्राइस डिटर्मिनेशन चैप्टर में 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन पढ़े, व्हाट इज एक्सेस डिमांड, ठीक है, और एक्सेस सप्लाई। इसमें कोई डाउट है पूछो बेटा, अभी आंसर सारे सही करने, इसलिए कोई भी दिक्कत आएगी साथ में पूछना। डन भाई। इसके बाद देखो प्राइस डिटर्मिनेशन, बेटा ये टॉपिक पक्का 6 नंबर का आपके पेपर में बनेगा, या तो 6 नंबर का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा या 4 नंबर का आएगा और 2 MCQ आएंगे, ठीक है, ये याद रखना। अब एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई, और ये आपका कंफर्म क्वेश्चन है फाइनल पेपर का, आप लिख के ले सकते हो, प्राइस सीलिंग या फ्लोर प्राइस, रट्टा मारना इसको, कंफर्म है, जरूर आएगा, दोनों में से एक 4-4 नंबर, ये भी सेम 4-4 की वेटेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के, मस्ट कंपल्सरी क्वेश्चन है जो आपने रटने। अब प्राइस सीलिंग, अब इसमें भी मैं पूरा आपसे 4 नंबर में पूछूंगी। अभी पहले तो बताओ एक्स पे क्या आता है, बोलो, वेरी गुड। एक्सेस पे क्या आती है, एक्स पे डिमांड एंड सप्लाई, वाई पे क्या आता है, प्राइस, डी इज डिमांड कर, एस इज both intersect each other at point E which is equilibrium, here equilibrium prices, फिर मैं बोल रही हूं पूरा बोलते हैं OP and equilibrium quantity is OQ, सिंपल है। अब प्राइस सीलिंग क्या होती है बेटा, when government fixes price below the equilibrium price, यानी वही वाला एक्सेस डिमांड वाला,
तो उसको प्राइस सीलिंग कहते हैं। जब गवर्नमेंट ने खुद जानबूझ के प्राइस को कम करा है तो दैट इज प्राइस सीलिंग। अब इस पे एमसीक्यू कैसे आता है, प्राइस सीलिंग क्यों होती है, किसके लिए होती है? तो बेटा प्राइस कम करने का किसको बेनिफिट होगा, बायर को सेलर को? बायर को। तो प्राइस सीलिंग इज डन टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स, ये एमसीक्यू आता है। प्राइस सीलिंग किसके लिए होती है? तो बेटा प्राइस सीलिंग होती है कंज्यूमर्स के। जब गवर्नमेंट को लगता है ना कि यार कंज्यूमर के पास पैसा नहीं है, प्राइस बहुत ज्यादा हो रखा है, तो गवर्नमेंट खुद ही प्राइस को कम कर देता है, दैट इज प्राइस सीलिंग। तो अब पहले तो मैं आपसे पूछूंगी व्हाट इज प्राइस सीलिंग। प्राइस सीलिंग इज द सिचुएशन व्हेन गवर्नमेंट फिक्सेस द प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, दैट इज प्राइस सीलिंग। ठीक है, क्लियर हो गया? अब फ्लोर प्राइस उल्टा होता है, व्हेन गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस, बोलो, अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस, तो उसको फ्लोर प्राइस कहते हैं। ये देखो, ये फ्लोर प्राइस। ठीक है, अब वो कंज्यूमर के लिए था और प्राइस बढ़ाए किसके लिए, बोलो? सेलर्स के लिए ना, प्रोड्यूसर्स के लिए होता है। प्राइस बढ़ने का कंज्यूमर को तो बेनिफिट नहीं होगा, प्राइस बढ़ने पे किसको बेनिफिट होगा, सेलर्स को ही तो होगा, प्रोड्यूसर्स को ही तो होगा बेटा। तो ये किया जाता है टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रोड्यूसर्स। कई बार आपके एमसीक्यू में प्रोड्यूसर वर्ड नहीं होगा, तो क्या वर्ड यूज होगा, फार्मर। बेसिकली ये फार्मर के लिए किया जाता है। जो प्राइस बढ़ाया जाता है ना, गवर्नमेंट को पता है बेटा कि फार्मर्स को उनके एसेंशियल प्रोडक्ट के एक्चुअल प्राइस नहीं मिलते, तो गवर्नमेंट क्या करती है, कई बार फ्लोर प्राइस बना देती है कि उनका प्राइस बढ़ा देती है। ठीक है, जितने भी एसेंशियल वेजिटेबल्स वगैरह हो गई, ठीक है ना, इन सबके प्राइस कई बार सरकार बढ़ा देती है, दैट इज फ्लोर प्राइस। तो पहले तो आप दोनों की डेफिनेशन याद करो। प्राइस सीलिंग इज द मेथड व्हेन गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस, बोलो, बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। और फ्लोर प्राइस इज द मेथड वेयर गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस अबव द इक्विलिब्रियम प्राइस। इतना क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, अब प्राइस सीलिंग के केस में खुद देखो, वही है एक्सेस डिमांड। फ्लोर प्राइस के केस में क्या है, एक्सेस सप्लाई, ये आपको बताइए। ठीक है, आपसे क्या क्वेश्चन आता है, देखो एक नंबर में आता है डिफाइन प्राइसिंग। ठीक है, आगे पूछता है उसके कॉन्सिक्वेंस यानी इफेक्ट्स बताओ क्या पड़ेगी। तो प्राइस सीलिंग के बेटा 3 इफेक्ट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला इफेक्ट होता है ब्लैक मार्केटिंग। सोच के बोलो, प्राइवेट सेक्टर करेगा, गवर्नमेंट करेगी? प्राइवेट सेक्टर करेगा। ठीक है, अब जब प्राइस बेटा कम हो गया, ब्लैक मार्केटर्स आएंगे, सस्ते में खरीदेंगे, महंगे में बेचेंगे, दैट इज ब्लैक मार्केट। ठीक है, उसे ब्लैक मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है, इट इज डन बाय प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स करते हैं। ठीक है, कि जब भी प्राइस कम होता है स्टॉक कर लेते हैं। ठीक है, स्टॉक कर लेते हैं, फिर प्राइस बढ़ा के बेचते हैं। अब इस सिचुएशन को गवर्नमेंट ने देखा, चलो देख लिया भाई, चलो भाई ब्लैक मार्केटिंग आ गई। अब गवर्नमेंट अपने हैंड से करती है राशनिंग। आपने पीडीएस सुनी हुई है बेटा, राशन शॉप जिनको कहते हैं। गवर्नमेंट पीडीएस में क्या करती है, प्राइस कम करके ही प्रोडक्ट बेचती है। ठीक है, जब गवर्नमेंट ने प्राइस सीलिंग करी, गवर्नमेंट को पता चल गया ब्लैक मार्केटर आ गए भाई, सस्ते में खरीद के महंगे में बेचना चालू कर दिया, तो उसका सोसाइटी पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। तो गवर्नमेंट अपने हैंड से करती है राशनिंग। राशनिंग का मतलब होता है सेलिंग द एसेंशियल प्रोडक्ट एट कौन सा प्राइस, लो प्राइस, दैट इज राशनिंग। और इन दोनों को अगर मैं मिला दूं ना बेटा, तो उसको बोलते हैं डुअल मार्केटिंग। अब ये भी ध्यान से सुनना है क्योंकि इसके बाद तुमने बताना। डुअल मार्केटिंग का मतलब होता है एक गुड को 2 प्राइस पे बेचना, एक हाई पे एक लो पे। तो एक्चुअली मार्केट में ये चीज चलती है, डुअल मार्केटिंग चलती है। अब कई गुड्स ऐसे होते हैं बेटा जिनको आप राशन शॉप से खरीदोगे ना बहुत सस्ते मिलेंगे, ओपन मार्केट से खरीदोगे तो बहुत महंगे मिलेंगे। जैसे बेटा राशन शॉप में व्हीट पर केजी जो है 2 रुपए 5 रुपए इतने में दी जाती है, और ओपन मार्केट से खरीदो तो उसकी वैल्यू 50 रुपए 55 रुपए, इतना डिफरेंस होता है। तो डुअल मार्केटिंग का मतलब होता है सेलिंग अ सेम प्रोडक्ट एट 2 प्राइसेस, एक ज्यादा बढ़ा के बेचो, एक कम पे। तो ये बेसिकली क्यों होता है बेटा, जैसे रिच सेक्शन के लिए गवर्नमेंट कहती है इंक्रीज प्राइस पे खरीद लो, पुअर के लिए कहती है कम पे खरीद लो, दैट इज डुअल मार्केटिंग, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है भाई, अब मैं आपसे पूरा 4 नंबर का क्वेश्चन पूछूंगी, प्राइस सीलिंग फिर विद 3 इंपैक्ट। ठीक है, तो प्राइस सीलिंग इज द मेथड व्हेन गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस, बोलो, बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस, ऐसे बोलोगे, बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। 3 इंपैक्ट है, तीनों याद कर दो, ब्लैक मार्केटिंग, राशनिंग एंड डुअल मार्केटिंग। ब्लैक मार्केटिंग का मतलब बाइंग अ प्रोडक्ट एट लो प्राइस देन सेलिंग द सेम इन द मार्केट एट हायर। और राशनिंग इज डन बाय, पहले बोलो कौन करता है, गवर्नमेंट, सेलिंग एसेंशियल प्रोडक्ट एट कौन सा प्राइस, लो प्राइस। ठीक है, ध्यान में रखना। और डुअल मार्केटिंग मींस सेलिंग अ सेम प्रोडक्ट एट 2 डिफरेंट प्राइस, एक हाई पे बेचो और एक लो पे बेचो। प्राइस सीलिंग क्लियर हो गई भाई सबको? अब आते हैं इस पे फ्लोर प्राइस पे। फ्लोर प्राइस का ना बेटा हमें एक ही इफेक्ट देखने को मिलता है,
बफर स्टॉक्स। बेटा फ्लोर प्राइस का एक ही इम्पैक्ट, बेटा अभी मैं ना टेस्ट लेना आपको पता है, इसलिए सीरियसली पढ़ाई करो आज की क्लास। तो फ्लोर प्राइस का आपको एक ही इम्पैक्ट देखने को मिलता है, बफर स्टॉक्स। बफर स्टॉक्स होते हैं गोडाउन्स विच आर मेंटेन्ड बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ने प्राइस बढ़ा दिया, बढ़ा तो इसलिए दिया था ताकि फार्मर को बेनिफिट हो पाए, प्रोड्यूसर्स को बेनिफिट हो पाए, बट इंक्रीज प्राइस पे बायर तो खरीद नहीं रहा। अब फार्मर कहेंगे हम किसको बेचें, तो गवर्नमेंट को ही बेचेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सेस सप्लाई को खरीदती है और उसको कहां स्टोर करती है, बफर स्टॉक्स में, गोडाउन्स में। और ये बफर स्टॉक्स कब यूज होते हैं मैं पूछूंगी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फूड शॉर्टेज। जब शॉर्टेज होती है ना बेटा, तो बफर स्टॉक से ही सामान को रिलीज किया जाता है और मार्केट में वापस इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया जाता है। तो ये बफर स्टॉक है बेटा, एक ही इंपैक्ट है फ्लोर प्राइस का। ठीक है, सीलिंग के तो 3 इंपैक्ट है। ठीक है, तीनों याद हो गए। पहला इंपैक्ट ब्लैक मार्केटिंग, फिर रैशनिंग, और दोनों को मिला दो तो डुअल, और उसका प्राइस फ्लोर का एक ही इंपैक्ट है। ठीक है, याद रखना, दैट इज बफर स्टॉक। ठीक है, इसे हम बफर स्टॉक कहते हैं। ठीक है, और ये कौन मेंटेन करते हैं बफर स्टॉक, गवर्नमेंट मेंटेन करती है। एक्सेस सप्लाई को बाय करती है फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स या फार्मर, और उनको स्टोर करती है। और ये स्टोरेज कब यूज होती है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ फूड शॉर्टेज। ठीक है, जब शॉर्टेज होगी तो ये स्टोरेज को यूज किया जाएगा। ठीक है, अब 4 क्वेश्चन बता दिए, चारों क्लियर हो गए। बताना जरा, एक्सेस डिमांड से किसमें कंपटीशन बढ़ता है, पुशेस द प्राइस अपवर्ड, प्राइस इंक्रीजेस डिमांड, प्राइस इंक्रीजेस सप्लाई increases, supply increases, demand decreases, excess demand is, and the economy reaches at equilibrium. Floor price is the situation where government fixes price above the equilibrium price. Impact बताओ क्या पढ़ा था, buffer stock। और प्राइस सीलिंग में गवर्नमेंट फिक्सेस प्राइस बिलो द इक्विलिब्रियम प्राइस। कितने इंपैक्ट पड़े थे, पहला ब्लैक मार्केटिंग, राशनिंग और डन भाई। अब ये कर्व्स में बेटा मैंने आपको समझाया था शिफ्टिंग भी होती है। ठीक है, चेन इफेक्ट आता है आपके पेपर में 6 नंबर के अंदर। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है सभी ने। मैंने आपको सिंपल चीज बताई थी बेटा कि कोई भी चीज बढ़ेगी तो इट शिफ्ट राइटवर्ड, कोई भी चीज बढ़ेगी तो आगे जाएगी, कम होगी तो पीछे हो जाएगी, पीछे का मतलब लेफ्टवर्ड है। ठीक है, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये आपको पता ही है इक्विलिब्रियम है। ठीक है, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, एक्स पे क्या है, वाई पे क्या है, आधा आधा नंबर कटता है बेटा, इनके सबके प्रॉपर लिखना चाहिए। ठीक है, ये सब आपने बता दिया। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं वापस अपने। डिमांड बढ़ गई है, कोई भी चीज बढ़ेगी तो शिफ्ट राइटवर्ड। बेटा हाथ रख के देख लिया करो, ये डिमांड बढ़ेगी तो राइटवर्ड इधर चला गया। और चेंज बेटा हमेशा डॉटेड लाइन से बनाओगे, नहीं तो टीचर को पता ही नहीं चलेगा आपकी एक्चुअल लाइन कौन सी और चेंज आपने कौन सा करा। तो हमेशा ओरिजिनल डार्क लाइन, चेंज डॉटेड लाइन। ठीक है, अब डिमांड बढ़ गई तो मैंने राइटवर्ड शिफ्ट करा। और दूसरी चीज याद करनी है, कोई भी चीज बढ़ती है तो 1 1 से डिनोट करते, कम होती है तो 0 से। अब पहला डिमांड कब डी था, बढ़ गया तो मैंने दिया D1 D1। अब खुद देखो बेटा, ये सप्लाई को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये नया इक्विलिब्रियम आ गया E1, इसको आगे लेके गई नया प्राइस P1, नीचे लेके आए नई क्वांटिटी Q1। 3 एरो डालते, एक तो प्राइस का, प्राइस बढ़ रहा है, एक क्वांटिटी का बढ़ रही है, एक इक्विलिब्रियम का राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है। ये 3 एरो डालते हैं हमेशा। तो डिमांड बढ़ गई है तो प्राइस भी बढ़ गया है, क्वांटिटी भी बढ़ गई है, और इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो गया है टुवर्ड राइट। इतना क्लियर हो गया। अब इसको इलेबोरेट कैसे करोगे बेटा, चलो आप ही इलेबोरेट करोगे, मेरे फिलअप भरते रहना। ऑन एक्स एक्सिस डिमांड एंड सप्लायर मेजर्ड, ऑन वाई एक्सिस प्रणित आंसर दे बेटा, डीडी इज डिमांड कर्व, एसएस इज बोथ इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट विच इज इक्विलिब्रियम लेवल, ऐसे बोलते हैं, इक्विलिब्रियम राइजेस। फिर मैंने बोला है पूरा बोलते हैं ओपी एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज। अब ये केस कौन सा है, इंक्रीज इन डिमांड। तो व्हेन डिमांड इंक्रीजेस, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, न्यू डिमांड कर्व इज, नाम दो डिमांड कर्व का, D1 D1 intersect the supply curve at point E1 which is new equilibrium level. Here equilibrium price increases from OP to OP1. Quantity also increases from OQ to, ये सिर्फ कर्व इलेबोरेट करा आपने 2 नंबर का। अब 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 4 नंबर का आपको दिखाना है इसमें चेन इफेक्ट। चेन इफेक्ट क्या होता है, चेन इफेक्ट जो आपको अभी स्टार्टिंग में बताया चैप्टर की, 2 ही सिचुएशन होती है, एक्सेस डिमांड या एक्सेस। अब डिमांड बढ़ गई है, क्या बोलोगे इसको, एक्सेस। क्यों भाई, डिमांड बढ़ी है तो क्या बोलोगे, एक्सेस डिमांड। हाँ बोल, नहीं नहीं मेरे को दे दे तो फिर बंद करो। तो डिमांड बढ़ गई है बेटा, ठीक है,
दे दे मुझे, मैं बात करूंगी। तो डिमांड बढ़ गई है बेटा, इट इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड। ठीक है, आगे बेटा वो पूरा चेन इफेक्ट लिख दो, एक्सेस डिमांड इंक्रीजेस द कंपटीशन अमंग बायर्स, पुशेस द प्राइस अपवर्ड, वो सब। अगर सेम केस में डिमांड कम हो जाती तो मैं बोलती इट इज द सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई, फिर पूरा एक्सेस सप्लाई का चेन इफेक्ट दे दे। समझ आ गया? 6 नंबर का क्वेश्चन है ये बेटा। ठीक है, पहले आपने कर्व की शिफ्टिंग बनाई, फिर कर्व को इलैबोरेट करा, फिर हेडिंग डाली चेन इफेक्ट, और पूरा चेन इफेक्ट बताया। चेन इफेक्ट में बेटा अपने दिमाग में सबने ये रखना है कि मार्केट में दो ही सिचुएशन है, ये एक्सेस डिमांड, ये एक्सेस सप्लाई, इसके अलावा कुछ। डिमांड बढ़ेगी एक्सेस डिमांड, डिमांड कम होगी बोलो एक्सेस सप्लाई, सप्लाई बढ़ गई बोलो अब क्या है, सप्लाई बढ़ गई एक्सेस, सप्लाई बढ़ गई है तो एक्सेस सप्लाई होगी ना, और सप्लाई कम हो गई है तो एक्सेस डिमांड। ये याद रखना बस, क्योंकि चेन इफेक्ट में आपको वही लिखना होगा बेटा, या तो एक्सेस डिमांड है एक्सेस सप्लाई। ठीक है, अब इतना इजी क्वेश्चन आता नहीं है। देखो डिमांड कम होगी तो आप कर दोगे ना, कर्व को इधर शिफ्ट कर देना, अपने आप आपको दिखेगा प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी भी कम हो रही है। ठीक है, ऐसी अगर सप्लाई की सिचुएशन आ गई, सप्लाई में कई भाई उल्टा कर देते हैं, ध्यान में रखना इस चीज को। ये देखो सप्लाई ये रही, तो बढ़ेगी तो इसका राइट साइड ये रहा, उल्टा नहीं करना, उधर पहुंचा देते हैं, सप्लाई का राइट साइड ये रहा। अब ये देखो इस पॉइंट पे इंटरसेक्शन है, प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, और सप्लाई का लेफ्ट साइड ये रहा, प्राइस बढ़ रहा है, क्वांटिटी कम हो रही। इन दोनों कर्व में कोई दिक्कत है तो पूछो बेटा। अभी मैंने सच्ची ये सारे उल्टे सीधे क्वेश्चन तुमसे ही करवाने, कोई दिक्कत है तो ही हा हा मत करो, क्लास के अंदर सीरियसली पढ़ाई करो। डिमांड बढ़ेगी राइटवर्ड, कम होगी लेफ्टवर्ड, सेम विद सप्लाई, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई का राइट साइड ये रहा, कम होगी तो वो लेफ्टवर्ड जाएगी, हाथ रख के देखा करो सप्लाई। ठीक है, डन भाई। अब बेटा देखो इतना इजी केस तो नहीं आएगा कि टीचर बोलेगी डिमांड बढ़ गई और चेन इफेक्ट बताओ। आपको ये केस करने के लिए ना डिमांड और सप्लाई के सारे फैक्टर याद होने चाहिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई। ये आपको लर्न नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे केस को क्रैक। डिमांड के फैक्टर, पहला फैक्टर तो दोनों का कॉमन ही है, प्राइस ऑफ कमोडिटी, उसका इंपैक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, प्राइस को छोड़ के डिमांड का दूसरा फैक्टर था प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, याद आ रही है? और रिलेटेड गुड्स में दो थे, बोलो सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट्री। तो टीचर आपको केस, अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ एक एक करके, जिससे पूछूंगी वो बताएगा, कोई भाईचारा बहनचारा नहीं बनाना। ठीक है, हर्ष बताएगा। हर्ष, सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल दे, पहले बता, एग्जांपल देना सब्स्टिट्यूट के। टी एंड कॉफी, ठीक है, विच आर यूज इन प्लेस ऑफ ईच अदर। ठीक है, तो अब रिलेशन बता, टी का प्राइस बढ़ गया तो कॉफी की डिमांड, टी का प्राइस बढ़ जाएगा, कॉफी की डिमांड बढ़ जाएगी ना, लोग टी नहीं खरीदेंगे। तो मैंने आपको केस दिया कि सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ रहा है, तो आप इसमें कर्व क्या बनाओगे, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। समझ आ गया? अगर मैं कहूंगी सब्स्टिट्यूट का प्राइस कम हो रहा है तो डिमांड कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। अब आते कॉम्प्लीमेंट्री पे, ध्रुव कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ रहा है, डिमांड पे इफेक्ट बता बेटा। अभी मैंने बोला सीरियसली, एग्जांपल दे कॉम्प्लीमेंट्री के। पेट्रोल महंगा हो गया, कार की डिमांड, तो डिमांड का शिफ्ट लेफ्ट, ऐसे पूछते हैं केस। ऐसी डिमांड का सेकंड फैक्टर आपके पास आता है इनकम ऑफ कंज्यूमर। अगर ये फैक्टर आ गया तो ये आपको कंफ्यूज करने के लिए आया ये फैक्टर, क्योंकि इनकम के अंदर आपको खुद दो ऑप्शन लेने पड़ेंगे, या तो होता है नॉर्मल गुड या होते हैं इंफीरियर। तो अगर टीचर ने बोल दिया इनकम बढ़ रही है, आप बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा। बट आप मेंशन करो कि पहला केस नॉर्मल गुड, इनकम बढ़ेगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, तो उसके लिए आप राइट वर्ड शिफ्ट करो। इंफीरियर होते लोकल गुड्स, तो इनकम बढ़ेगी तो लोकल गुड्स की डिमांड कम होगी। तो आप दो कर्व बनाओगे, पहला इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, दूसरा इन केस ऑफ इंफीरियर। क्लियर हो गया ये भी? अब तीसरा फैक्टर आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। ये सारे मैं बता रही हूं ताकि अभी आप केस बेस्ड करोगे सारे। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल है तो डिमांड बढ़ती है, अनफेवरेबल है तो डिमांड कम है, बस। तो ये डिमांड के फैक्टर है। सप्लाई के फैक्टर में था चेंज इन टेक्नोलॉजी, याद आ रही है? अगर टेक्नोलॉजी एडवांस है बोलो सप्लाई विल इंक्रीज, ऑब्सोलीट है सप्लाई विल डिक्रीज। चेंज इन टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स बढ़ गए, सेलर सप्लाई क्या करेंगे, कम कर देंगे, टैक्सेस कम हो गए, सप्लाई बढ़ जाएगी। चेंज इन प्राइस ऑफ इनपुट्स, एग्जांपल दो मुझे इनपुट्स का। सेलर कौन से इनपुट्स यूज करता है, जल्दी बोलो। रॉ मटेरियल, लैंड, लेबर, ये सब यूज करता है ना, और इनका प्राइस बढ़ गया तो सप्लाई
कम हो जाएगी, कम हो गया तो सप्लाई बढ़ जाएगी। बेटा आंसर करना है अभी सही सही, ठीक है, सारे कर्व बनाने एक एक करके, तब सबको अलग अलग बिठाऊंगी, ये याद रखना जब मैं ये दूंगी तो शीट। ठीक है, तो ये आपके पास प्राइस ऑफ इनपुट्स भी आ गया। ठीक है, ऐसी बेटा हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म। फर्म के दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, सेल बढ़ाना, प्रॉफिट बढ़ाना। अगर आपको सेल बढ़ानी है तो आप सप्लाई क्या करोगे, बढ़ाओगे, ऑब्वियस सी बात है। प्रॉफिट कमाना है तो भी आप सप्लाई बढ़ाओगे, बस। ठीक है, इसमें एक और फैक्टर आता है प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड। अगर फर्म दो गुड्स बना रही है एक्स और वाई, एक्स का प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई किसकी बढ़ेगी, नहीं, जिसका प्राइस बढ़ेगा सेलर उसकी सप्लाई बढ़ाएगा। तो एक्स का प्राइस बढ़ रहा है तो आप एक्स की सप्लाई बढ़ाओगे, वाई की सप्लाई को क्या कर दोगे, कम कर दोगे। ठीक है, तो ये डिमांड सप्लाई के अगर फैक्टर याद नहीं है ना बेटा, तो आप कर्व में शिफ्टिंग नहीं कर सकते किधर जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए डिमांड का ये फैक्टर है, पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इट इज अ फैक्टर ऑफ डिमांड की सप्लाई। डन भाई, ये चीज क्लियर होगी सभी को। ठीक है, अब हम करेंगे साइमल्टेनियस शिफ्टिंग। ये तो अभी हमने एक एक शिफ्ट करने का केस पढ़ा। अब अगर दोनों चीजें इकट्ठे बढ़ रही है, इकट्ठे कम हो रही है, तो कैसे केस बनाते हैं बेटा। एक वर्ड सभी ने दिमाग में रखना है, साइमल्टेनियस। ये अगर वर्ड आया तो ये आपका क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। कर्व हमेशा 3 बनेंगे, ये दिमाग में रखना। ठीक है, साइमल्टेनियस शिफ्टिंग जब भी आई तो 3 कर्व बनेंगे हमेशा। ठीक है, ये दिमाग में रखना, एक नहीं बनेगा कभी। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि भाई डिमांड भी बढ़ रही है, सप्लाई भी बढ़ रही है साइमल्टेनियसली, अब मैं कह रही हूं कि भाई चलो अब बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो मैंने आप बोला 3 ही केस बनेंगे अगर साइमल्टेनियस वर्ड जहां पे भी आए। तो डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ रही है, अब उसने रेट तो लिखा नहीं कि कौन ज्यादा बढ़ रही है कौन कम बढ़ रही है, तो मैं पहला केस ये लूंगी कि डिमांड ज्यादा से बढ़ रही है, सप्लाई कम से बढ़ रही है, यानी इंक्रीज इन डिमांड इज मोर देन इंक्रीज इन सप्लाई। दूसरा केस इंक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू इंक्रीज इन सप्लाई। तीसरा केस इंक्रीज इन डिमांड इज लेस देन इंक्रीज इन सप्लाई। समझ आया, साइमल्टेनियस में हमेशा 3 कर्व बनेंगे। तो मैंने बोला डिमांड सप्लाई दोनों बढ़ रही है तो आप खुद रेट मेंशन करोगे कि पहले एक ज्यादा से बढ़ रही है, फिर एक कम से बढ़ रही है, फिर इक्वल रेट से बढ़ रही है। ठीक है, आप सामने देखो बेटा, डिमांड ज्यादा से बढ़ रही है का मतलब डिमांड का गैप ज्यादा ले लेना, ये देखो इतना ज्यादा ले लेना कि देख के आपको पता चल जाए। सप्लाई भी बढ़ रही है बट कम से बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ेगी तो इधर जाएगी, बट इसका गैप कम ले लेना, बिल्कुल बिल्कुल कम। अब नई डिमांड और सप्लाई जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वो नया इक्विलिब्रियम है, ये प्राइस हो गया और ये क्वांटिटी हो गई। तो इंपैक्ट क्या दिख रहा है कि प्राइस कम से बढ़ रहा है, क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ रही है, ये लिखोगे आप इसमें इंपैक्ट। और इक्वल का जब भी केस आता है ना बेटा, ये आप कर और ये याद भी कर लो, एक चीज हमेशा सेम आता है, या तो प्राइस सेम आता है या क्वांटिटी सेम आता है। अब ये देखो, जिस रेट से डिमांड बढ़ा रही हूं उसी रेट से सप्लाई बढ़ा रही हूं, तो ये देखो प्राइस सेम आ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही। इक्वल में हमेशा एक चीज सेम आएगी, ये याद। अब मैंने तुम्हें 2 वर्ड सिखाए, साइमल्टेनियस में हमेशा कितने कर्व बनेंगे, 3 कर्व। ठीक है, और इक्वल वाले में जब भी चेंज होगा तो एक चीज सेम आएगी, या तो प्राइस या क्वांटिटी। अब इस वाले केस में उल्टा हो गया, डिमांड कम से बढ़ रही है, यानी डिमांड को कम से बढ़ाओ, गैप कम ले लो डिमांड का, ये लो थोड़ा सा लेना बिल्कुल। सप्लाई ज्यादा से बढ़ाओ, तो ये देखो प्राइस कम से कम हो रहा है, क्वांटिटी ज्यादा से बढ़। इसमें कोई दिक्कत है पूछो बेटा, किसी को भी दिक्कत है? आ जा इधर बैठी, ऊपर इधर या इधर आ जा।